ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू साइक शॉर्ट्स। आज इस वीडियो से हम अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि हम आपके ग्रेजुएशन के सिलेबस को भी अब कवर करेंगे। जैसे हमने क्लास 11th की पूरी एनसीईआरटी बुक ऑलरेडी खत्म कर दी है अपने चैनल पर, क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक भी पूरी खत्म कर दी है अपने चैनल पर, वैसे ही अब हम आपको ग्रेजुएशन का सिलेबस भी करवाने वाले हैं। बेसिकली जो बच्चे बैचलर्स इन साइकोलॉजी ऑनर्स कर रहे हैं, स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो बच्चे ये डिग्री को परस्यू कर रहे हैं, उनके लिए तो सीधा सीधा ये आपका ही हम सिलेबस उठाने वाले हैं। सिलेबस आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। इस सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे आईटीपी से, उसके बाद आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी। इन दोनों अभी हम सब्जेक्ट्स को लेकर चल रहे हैं। अगर इन सब्जेक्ट्स पर आपका रिस्पांस अच्छा आता है, मतलब कि आप चाहते हैं कि इसके बाद हम आगे भी कंटिन्यू करें, आपके सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 तक की तैयारी तो ऑलरेडी हमने कर ही ली है, तो कम से कम आपको फर्स्ट ईयर में तो हम पढ़ा ही रहे हैं भैया। इसके बाद अगर आप कहते हो कि हाँ जी हमें चाहिए आगे भी वीडियोस, सेकेंड ईयर भी आप पढ़ना चाहते हो, आपको कंटेंट अच्छा लगता है, तो बिल्कुल आपके लिए वो भी हम पढ़ाएंगे। जिस टाइम पर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे थे, हम लोग लगे हुए थे आपकी बैचलर्स के सिलेबस की तैयारी करने में, आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर करने में। और यहां पर मैं सबसे बड़ा थैंक यू और सबसे मतलब अपनी पूरी अप्रिसिएशन मैं रखना चाहूंगा आप लोगों के सामने फॉर मिस नेहा। उन्होंने जिस तरीके से ये पीपीटीज को बनाया है हमारे लिए, पूरी आईटीपी की पीपीटीज प्रिपेयर ऑलरेडी हो चुकी हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी भी लगभग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है जिस टाइम पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक ऑल दीज पीपीटीज। ये कंटेंट ढूंढना, अलग अलग बुक से उठाकर मर्ज करके ये पूरा कंटेंट प्रिपेयर करना, इस तरीके से डिजाइन करना, इसमें बहुत मेहनत लगती है। सो यस, आई एम सेइंग टू यू नेहा, थैंक यू सो मच फॉर दिस फ्रॉम ऑल ऑफ अस, ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू। सो बेसिकली जो लोग कैमरे के पीछे रहते हैं उनका नाम नहीं आ पाता हमारे सामने, बट उनका भी रोल उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना उन लोगों का होता है जो कैमरे के सामने आते हैं। सो यस, आई जस्ट वांटेड टू अप्रिशिएट हर। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड आईटीपी का फर्स्ट यूनिट हमें क्या कहना चाह रहा है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मतलब ये यूनिट है आपकी बीए की जो पहली आपने पढ़नी है, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन बच्चों ने क्लास 11th और 12th में साइकोलॉजी ऑलरेडी पढ़ी है, उनको लगभग मैं कहूंगा कि 70% सिलेबस ऑलरेडी आता है। 70% भी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बैचलर्स में बाकी का जो 30% है ना, वो कुछ नया या कुछ अलग नहीं है। वो बस जितनी चीजें आपको पता है ना, उसी को ही और इन डेप्थ में आपने अब यहां पर आके पढ़ना है, तो ये भी बहुत जरूरी है। बट स्टिल 70% इस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं, इस यूनिट की मैं बात कर रहा हूं, जो टॉपिक्स है आपके सामने इसमें आ रहे हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है अगर क्लास 11th और 12th आपने अच्छे से पढ़ी है तो। अब सबसे पहला टॉपिक हमारा यहां पर क्या आता है? नेचर ऑफ साइकोलॉजी। नेचर ऑफ साइकोलॉजी मतलब क्या भैया? कि साइकोलॉजी क्या है, मतलब इसको जब आप समझने की कोशिश करते हैं तो इसमें आपको ये समझाया जाता है कि क्या एक्चुअली में साइकोलॉजी का मतलब है। साइकोलॉजी साइंस है या फिर ये सोशल साइंस है? साइकोलॉजी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्या चीज है साइकोलॉजी? सो दिस टॉपिक विल लीड यू टू योर क्लास 11th चैप्टर नंबर फर्स्ट, विच वाज व्हाट इज साइकोलॉजी, राइट? और क्लास 11th में हमने एक बहुत ही प्यारी डिफाइन पढ़ी थी साइकोलॉजी की, जो कि थी, इट इज द स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर्स, राइट? वही डिफाइन आप यहां पर भी रखेंगे, बस थोड़ा सा इसको मॉडिफाई आपको करके यहां पर बताया है कि एक्सपीरियंसेस को भी मेंटल प्रोसेस के अंदर ही उन्होंने डाल दिया। और अब हम कह रहे हैं कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। सिंपल हुई है बल्कि डिफाइन, राइट? सो साइकोलॉजी क्या है? हमारी बिहेवियर्स और मेंटल प्रोसेसेस की साइंटिफिक स्टडी है। मतलब भाई साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे लोग बिहेव करते हैं, क्यों लोग वैसे बिहेव करते हैं जैसे वो बिहेव करते हैं, क्या कारण है उसके पीछे। मेंटल प्रोसेसेस क्या होती हैं, कैसे होती हैं, लर्निंग क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, परसेप्शन क्या होता है, चीजों को सेंस कैसे करते हैं, अटेंशन क्या होता है, रीजनिंग क्या होती है, जजमेंट क्या होती है, ये सब कुछ साइकोलॉजिस्ट समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, इसके बाद हम ये भी इसमें समझते हैं कि भाई ये क्यों साइंटिफिक है। मतलब हमने कहा कि साइंटिफिक, तो वाई साइंटिफिक? अब ये साइंटिफिक इसलिए है क्योंकि
जैसे कि साइंस में आप किसी भी थ्योरी को, जब कोई थ्योरी आती है, कोई रिसर्च आती है, तो जो प्रोसेस इस्तेमाल होती है साइंस फील्ड में, वही प्रोसेसेस साइकोलॉजिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं आज के टाइम पर अपनी साइकोलॉजी फील्ड में। मतलब कि लेट्स से ऑब्जर्वेशन की हम बात करते हैं, तो अब मेंटल प्रोसेस किसी की कैसी हो रही है माइंड में, बिहेवियर वो कैसा कर रहा है, इसे बताने के लिए हम गैस गेम नहीं खेलेंगे यहां पर कि अच्छा ये बंदा ऐसा करेगा भाई, ये तो इसके मन में ये चल रहा होगा। नहीं, हम साइंटिफिकली उसे प्रूफ करना पड़ेगा, हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा हमें। और जैसा कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में होता है, जब लोग साइंस के किसी भी रिसर्च को करते हैं तो वो ध्यान रखते हैं कि कोई बायसेस ना आ जाए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में अक्सर ये पाया जाता है कि हमारी बायसेस बीच में आ जाती है, तो उसको भी यहां पर पूरी तरीके से अवॉइड करने की हम कोशिश करते हैं। और जितने भी मेथड साइंस में इस्तेमाल होते हैं, जैसे हाइपोथेसिस लेके किसी रिसर्च को करना, वही सब सेम काम साइकोलॉजी में भी होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि साइकोलॉजी भी एक साइंटिफिक स्टडी है। फाइन। नाउ इसके साथ ही, अब क्योंकि मैं साइंस का जिक्र कर ही रहा हूं, तो यहां पर हमने ये टॉपिक भी अपना कवर कर लिया है कि साइकोलॉजी नेचुरल साइंस है। साइकोलॉजी नेचुरल साइंस क्यों है? क्योंकि वही रीजन जो मैंने अभी बताया कि भाई जैसे नेचुरल साइंस में काम होते हैं, जैसे नेचुरल साइंस में सारी रिसर्चेस होती हैं, जैसे वहां पर साइंटिस्ट जिस तरीके से काम करते हैं, जिस तरीके से कोई थ्योरी हमारे लिए लाते हैं, वैसे ही साइकोलॉजिस्ट भी सेम तरीके से काम करते हैं। आई होप यहां तक बात आपको समझ आई होगी। अब एक और चीज यहां पे लिखी है कि भाई साइकोलॉजी सोशल साइंस भी है। तो क्यों है साइकोलॉजी सोशल साइंस? बिल्कुल आपके मन में थॉट आना चाहिए कि भाई ह्यूमंस की स्टडी है ये, हम लोगों को पढ़ रहे हैं, इसमें हम ये पढ़ते हैं कि लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं, हमारे ऊपर सोसाइटी का क्या इंफ्लुएंस होता है, ग्रुप्स हमारे ऊपर किस तरीके से इंफ्लुएंस करते हैं, हमारा बिहेवियर क्या बेटर होता है लोगों की प्रेजेंस में। जब लोग ज्यादा कहीं पर इकट्ठे होते हैं तो हम क्यों एक्शन कम लेते हैं, या फिर हम नर्वस क्यों होते हैं क्राउड के सामने कुछ भी बोलने से पहले, मतलब अपनी ऑडियंस के सामने कुछ भी आपने जाके बोलना है तो क्यों आप नर्वस होते हो। ये सब चीजें हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी में। इसलिए हम कहते हैं कि भाई साइकोलॉजी सोशल साइंस भी है। मतलब कि हम इसमें एक इंसान को, एक ह्यूमन को, उसकी सोसाइटी के साथ उसके रिलेशन को भी पढ़ते हैं। सोसाइटी का उस पर क्या फर्क पड़ता है, वो सोसाइटी पर कैसे फर्क डालता है, सब कुछ हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। इसीलिए ये नेचुरल साइंस तो थी ही क्योंकि साइंटिफिक है, और ये सोशल साइंस भी है क्योंकि ये एक ह्यूमन को उसकी सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में समझती है। अब यहां पर बात बचती है कि भाई डिफाइन क्या है इसकी। तो डिफाइन अब हमने जो पढ़ी वही है, वही एपीए ने दी है। एपीए है हमारी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इसने कहा है कि भाई साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की डिफाइन है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपने इसे याद रखनी है कि साइकोलॉजी क्या है, माइंड और बिहेवियर की स्टडी है। ठीक। तो साइकोलॉजी इंक्लूड्स मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। बहुत तरीके से हमारे हर हर किस्म के बिहेवियर को समझने की कोशिश करती है। ये बहुत सिंपल सी लाइन है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। सो दिस इज ऑल फॉर द नेचर ऑफ साइकोलॉजी। मतलब इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इतनी बात समझ ली जो मैंने बताई है, तो बाकी अब जो भी कुछ आएगा आप इजीली उसे करने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ रेफरेंसेस भी दूंगा कि इस टॉपिक के लिए और आप क्या पढ़ सकते हैं। लाइक पेपर आने वाला है तो भाई उससे पहले किन चीजों को रेफर करना है वो भी इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। नेचर ऑफ साइकोलॉजी पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, डन। आई होप इट इज डन। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। अब जब हमने बात करी स्कोप की, तो भाई स्कोप से क्या हमारे माइंड में आता है? सिंपल, जो लिटरली आपके मन में आता है। आपने बैचलर्स में एडमिशन लिया है ना साइकोलॉजी में, तो मन में थॉट तो होगा कि आगे चल के साइकोलॉजिस्ट बनना है, तभी तो आप ही पढ़ रहे हो, राइट? तो स्कोप का मतलब वही है कि भाई क्या कर सकते हैं हम इसमें आगे जाके, भैया पैसे कहां से मिलेंगे, काम क्या करना है, किस तरीके के वर्क हम कर सकते हैं, कौन कौन से एरियाज हैं स्पेशलाइजेशन के, कैसे कैसे साइकोलॉजिस्ट हम बन सकते हैं, कितने तरह के होते हैं, ये सब कुछ इसमें हम समझते हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। ठीक। तो एक सबसे बड़ी फील्ड, सबसे बड़ी, लिटरली सबसे बड़ी फील्ड, और जिसको सबसे ज्यादा पॉपुलर माना जाता है, वो है क्लिनिकल साइकोलॉजी। मतलब अगर एक बच्चा आता है भाई बैचलर्स में या 11th 12th में भी इसको इंटरेस्ट बनता है, तो मन में जो सबसे टॉप मोस्ट फील्ड आती है, अगर आप सिर्फ साइकोलॉजी तक रहते हैं, मेडिसिन डिग्री में नहीं जाते, तो वो आती है आपकी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजी समझती है मेंटल डिसऑर्डर्स को।
क्लिनिकल साइकोलॉजी समझने की कोशिश करती है कि किस तरीके से डिसऑर्डर्स हमारे अंदर डेवलप होते हैं, किस तरीके से हमारी मेंटल हेल्थ मतलब कैसे काम करती है, कैसे बड़े बड़े डिसऑर्डर हमें हो जाते हैं, किन किन फैक्टर्स से होते हैं, उसके लिए कौन कौन सी थेरेपी इफेक्टिव रहती है। ये सब काम क्लिनिकल साइकोलॉजी एक साइकोलॉजिस्ट का होता है और ये सब कुछ हम क्लिनिकल साइकोलॉजी में समझते हैं। बेसिकली ये डिसऑर्डर्स रिलेटेड रहती है ज्यादातर। इसमें हम ज्यादा मतलब जो बड़े लेवल की दिक्कतें होती हैं लोगों को, मेंटल डिसऑर्डर तक वो सीधा पहुंच गए हैं। प्लस ये ज्यादातर हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, इनका प्राइवेट क्लिनिक भी हो सकता है, बट ये सीरियस इश्यूज के साथ डील करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट ऑन दी अदर हैंड थोड़ा सा लेस सीरियस इश्यूज को डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्ट्रेस हो रही है लाइफ, तो आप काउंसलिंग साइकोलॉजी को रेफर कर सकते हैं। आपको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है तो आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। कई बार हमें नहीं भी पता होता है कि हमें डिसऑर्डर है या नहीं है, तो मान लो आप सीधा स्ट्रेस का केस लेके गए काउंसलिंग साइकोलॉजी के पास, तो वो आपको आगे फर्दर रेफर कर देगा कि मुझे लग रहा है कि आपको हो सकता है डिसऑर्डर है, तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को रेफर कीजिए। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट देन एक और काम करता है, वो टेस्टिंग करता है, तो वो टेस्ट करेगा आपका, अगर निकलता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर तो वही फिर आपके साथ आगे थेरेपी को कंटिन्यू करता है। साइड बाय साइड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी कर सकता है, बट काउंसलिंग साइकोलॉजी का जो मेन एरिया है, जो फोर्टे है, वो रहता है लेस सीरियस मेंटल इश्यूज के साथ डील करना। मोर सीरियस मेंटल इश्यूज के साथ डील करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। फाइन, आई होप इतना समझ आ गया आपको। अब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है साइकोलॉजी की जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करती है। मतलब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें कि हम रिसर्चेस ज्यादातर देखते हैं डेवलपमेंट रिलेटेड, कि भाई कैसे एक ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है, एक इंसान कैसे ग्रो होता है, इंसान भी एनिमल भी किस तरीके से जीव ग्रो करते हैं, धीरे धीरे उनके अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं, कॉग्निटिव लेवल पर क्या चेंज आएंगे, बिहेवियरल लेवल पर क्या चेंज आएंगे, वगैरह वगैरह। मतलब आपकी लाइफ स्पैन डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। फाइन। उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी एक अलग फील्ड है, एक ये भी स्कोप है आपके पास। एजुकेशनल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का एजुकेशन के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है, मतलब कि ये स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि एक बच्चा जो है, मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी साइकोलॉजी किस तरीके की है, किस तरीके के मेथड्स उनके लिए ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे, उन मेथड्स को ये डेवलप करवाने की कोशिश करते हैं। इनका मेन जो एरिया ऑफ वर्क रहता है, ये ज्यादातर स्कूल्स, कॉलेजेस या फिर गवर्नमेंट की ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ डायरेक्टली कंसर्न है। एनसीईआरटी सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, या आपके बोर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं, और भी गवर्नमेंट की जितनी भी एजुकेशन रिलेटेड फर्म्स हैं उनमें इनका रोल हो सकता है। स्पेसिफिक किसी कॉलेज या स्कूल में इनका रोल हो सकता है। करिकुलम डेवलप करने में इनकी हेल्प ली जा सकती है, वेज मेथोडोलॉजी डेवलप करने में इनकी हेल्प ली जा सकती है, कि किस तरीके से मतलब इफेक्टिवली हम बच्चों को समझा पाएंगे उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी अब क्या होता है? सो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है साइकोलॉजी की जिसमें लिटरली एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसा कि इसके नाम से आपको पता चलता है, बट समझना हमें यह है कि कैसे एक्सपेरिमेंट या क्या वो साइकोलॉजिस्ट करते हैं। सो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट होंगे जो कि काउंसलिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ये वो साइकोलॉजिस्ट हैं जो अपना एक्सपेरिमेंट करने में, रिसर्चेस करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। ये कोशिश करते हैं ये रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कि दो वेरिएबल्स के अंदर क्या रिलेशन हो सकता है। लेट्स से एक वेरिएबल हमने ले लिया अल्कोहल कंजप्शन, और दूसरा वेरिएबल हम ले रहे हैं लाइफ प्रोडक्टिविटी। तो क्या जो लोग अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करते हैं उनकी लाइफ प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है या नहीं? इस चीज को अगर हम समझेंगे तो यहां पर काम आएगा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट। मतलब बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, दो वेरिएबल्स के बीच कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करने की ये कोशिश करते हैं। उसके बाद कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है साइकोलॉजी की जो कि जिसका फोकस कॉग्निशन पर रहता है। ये समझने की कोशिश करती है कि कैसे मेंटल एक्टिविटीज हम करते हैं। जब हम मेंटल एक्टिविटीज करते हैं उस टाइम पर हमारे माइंड में एक्चुअली में किस तरीके से हम प्रोसेसिंग को कर रहे होते हैं। लेट्स से मैं कोई जजमेंट कर रहा हूं, तो जजमेंट करने के टाइम पर एक्चुअली में क्या हो रहा है मेरे माइंड में, किस तरीके से हम कोई जजमेंट फॉर्म करते हैं, कितने तरीके की रीजनिंग हो सकती है, इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, या फिर रीजनिंग होती ही कैसे है, क्यों हम उसे कर पाते हैं, थिंकिंग कितने कितने तरीके की हो सकती है, थिंकिंग हमारी किस तरीके से इंफ्लुएंस हो सकती है, इरेशनल थॉट्स की वजह से क्या क्या कुछ हो सकता है। बेसिकली कॉग्निशन
पर ओवरऑल इन साइकोलॉजिस्ट का फोकस रहता है, मेंटल प्रोसेस पर इन साइकोलॉजिस्ट का फोकस रहता है। इनकी रिसर्चेस कुछ कुछ इस एरिया पर ही डील करती है। उसके बाद इंडस्ट्रियल या फिर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी हमारे सामने आती है, इसे हम आईओ नाम से भी ज्यादा जानते हैं, इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल। तो इंडस्ट्रियल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का भी नाम से ही आपके सामने आ सकती है, सब कुछ सेम ही बात है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में बेसिकली वो उन साइकोलॉजिस्ट की हम बात कर रहे हैं जो कि ज्यादातर इंडस्ट्रीज के साथ जिनका रिलेशन है, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशंस में रहेंगे साइकोलॉजिस्ट, ये एम्प्लॉइज बिहेवियर को बूस्ट करने की कोशिश करेंगे, ये इस बात को समझेंगे कि किस तरीके से मोटिवेशन काम करती है। मोटिवेशन की थ्योरीज इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट देते हैं। एम्प्लॉय एंगेजमेंट कैसे हम बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में रहकर एक ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना थ्रू द मैनेजमेंट और ऑप्टिमम मैनेजमेंट ऑफ आर ह्यूमन रिसोर्सेज विच इज अवेलेबल देयर, यानी कि हमारे वो टीम मेंबर, हमारे वो एम्प्लॉय सारे, उनको हम कैसे उनका मैक्सिमम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, उनकी साइकोलॉजी को समझना, एम्प्लॉइज की साइकोलॉजी को समझना, ये काम होता है इंडस्ट्रियल या फिर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट का। इसके बाद साइकोबायोलॉजी एक नई टर्म अब आई है, और प्लस एक इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, ये पर्सपेक्टिव मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स माने जाते हैं साइकोलॉजी के। तो इसके बारे में हम आगे फर्दर भी बात करेंगे अपने इस यूनिट में, बट इन शॉर्ट अभी हम समझ लेते हैं साइकोबायोलॉजी और इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव लगभग सिमिलर है, बट इनका फोकस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। साइकोबायोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो समझने की कोशिश करती है कि साइकोलॉजी का हमारी बायोलॉजी से क्या लिंक होता है, मतलब कुछ हॉर्मोन्स की वजह से, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से, कुछ और केमिकल्स की वजह से, या कुछ भी हमारे अंदर बायोलॉजी में जो चेंजेस हो रहे हैं उस वजह से हमारी साइकोलॉजी में, यानी कि हमारे मेंटल प्रोसेसेस में और हमारे बिहेवियर्स में क्या चेंज आते हैं। लेट्स से आपके अंदर इस टाइम पर एड्रेनलिन रश हो रहा है, तो उस वजह से आपकी मेंटल प्रोसेस कैसे बदलेगी, आपका बिहेवियर कैसे बदलेगा, आपकी बायोलॉजी की वजह से, इस काम को समझने में इंटरेस्टेड रहते हैं साइकोबायोलॉजी वाले साइकोलॉजिस्ट, या ये फील्ड ओवरऑल इस पर रिसर्चेस करती है। उसके बाद एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो कि एक यूनिवर्सल, मतलब एक ऐसा कांस्टेंट हमारा सबका पैटर्न ऑफ बिहेवियर या कुछ मेंटल प्रोसेसेस को समझने की कोशिश करती है जो यूनिवर्सल है। मतलब कि कुछ ये, इसका भी फोकस बायोलॉजी पर ही होता है, बट ये सबको एक सेम तरीके से यूनिवर्सली देखने की कोशिश करती है। लेट्स से कि फियर, हम सबके अंदर फियर है, हाँ किसी के अंदर किसी अलग चीज का है, किसी के अंदर किसी अलग चीज का है, बट स्नेक का फियर, सांप से ज्यादातर हर किसी को ही डर लगता है, राइट। अगर आप बहुत ज्यादा ऊंचाई पर चले जाओगे तो भी वहां पर हर किसी को ही डर लगेगा, तो फियर क्यों है। या फिर अट्रैक्टिवनेस, कोई इंसान अट्रैक्टिव है तो वो हमें क्यों अच्छा लगता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स पर स्टडी करते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव वाले लोग। फॉर एग्जाम्पल, हर किसी को ही बुरा टेस्ट गंदा लगता है ना, मतलब हम सब लोग बुरे टेस्ट को अवॉइड करते हैं, क्यों है ऐसा। इसमें एक एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट इस तरीके से समझने की कोशिश करेगा कि लेट्स से एक इंसान को अभी किसी ने कोई चीज खाई जिसका टेस्ट बुरा है, ऑरेंज आपने खोला, उसे आपने खाया, उसका जो छिलका है अंदर, जो व्हाइट एरिया उसमें छिलके में होता है, उसको हम नहीं खाते हैं। किसी ने पहली बार खाने की कोशिश करी होगी, उसे टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो उसने नहीं खाया, फिर धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन वो चीज आगे पास ऑन होती गई, और आज ज्यादातर लोग उस एरिया को नहीं ही खाते हैं। कुछ इस तरीके से समझेंगे एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव वाले साइकोलॉजिस्ट इस कॉन्सेप्ट को। इसके बाद सोशल साइकोलॉजी, लास्ट जो पर्सपेक्टिव हमें यहां बताया गया है, स्कोप बताया गया है, वो डील करता है सोसाइटी के साथ। बेसिकली सोसाइटी, जो सब बातें मैंने पहले आपको बताई थी कि सोशल साइकोलॉजी, हम इसे सोशल साइंस क्यों कहते हैं, वही सब यहां पर भी लागू होंगी कि किस तरीके से सोसाइटी हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, एक इंसान का बिहेवियर सोसाइटी की वजह से किस तरीके से बदल सकता है, हम क्या सोसाइटी पर इन्फ्लुएंस डालते हैं, सोसाइटी हम पर क्या इन्फ्लुएंस डालती है, सोसाइटी के साथ रिलेटेड हमारा सारा बिहेवियर, सारी मेंटल प्रोसेस, उसको समझने की कोशिश करती है सोशल साइकोलॉजी। ये कुछ स्कोप्स हैं साइकोलॉजी के। इसके बाद एमर्जिंग और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं आजकल जो आ रही हैं, जैसे कि आर्ट थेरेपी, एक आपने नाम सुना होगा, या फिर डांस मूवमेंट थेरेपी, ये बहुत सारी की थेरेपीज आ रही हैं। इसके साथ साथ जुड़ी फील्ड्स भी हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, फैशन साइकोलॉजी, ट्रैवल साइकोलॉजी, आजकल बहुत सारी फील्ड साइकोलॉजी में एमर्ज हो रही हैं। So there are many more scope and options now available
फॉर अस टू प्रैक्टिस एंड फॉर अस टू गो हेड इन दिस फील्ड। तो बहुत जल्दी ये फील्ड ग्रो हो रही है, बहुत ज्यादा इसमें ऑप्शंस आगे आ रहे हैं और इसके स्कोप ऑब्वियसली इन फ्यूचर और भी बढ़ेंगे। ये कुछ मेजर जाने माने स्कोप आपको यहां पर बताए गए। आई होप यहां तक ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट आपको रह भी गया है तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। नाउ अगले टॉपिक पर चलते हैं जो कि है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। और अब यहां पर हम दो अपने मेजर टॉपिक खत्म कर चुके हैं, विच वाज नेचर ऑफ साइकोलॉजी एंड देन स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। अब हिस्ट्री समझने की हम कोशिश करते हैं और यहां पर आप छोटा सा एक ब्रेक ले सकते हैं। अगर आप लगातार अभी तक इस वीडियो को देख रहे थे, उसके बाद 2 मिनट आप वीडियो को पॉज करके दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। ओके, सो नाउ हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की हिस्ट्री ज्यादा बड़ी तो नहीं मानी जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे बाकी सब्जेक्ट्स आप देखो तो वो बहुत ही लंबे समय से चलते आ रहे हैं। ये प्रैक्टिकली आप भी महसूस कर सकते हैं। साइकोलॉजी का नाम अभी कुछ टाइम पहले से ही आपने भी सुना होगा, राइट? अभी भी हर स्कूल में ये अवेलेबल नहीं है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सो बेसिकली साइकोलॉजी की हिस्ट्री ज्यादा लंबी नहीं है, एक्चुअल हिस्ट्री, बट इसका पास्ट बहुत गहरा है। मतलब बहुत ही पहले से ये थी हमारी सोसाइटी में, क्योंकि जब से जहां ह्यूमन है वहां साइकोलॉजी है। और काफी लोगों ने इसके बारे में कुछ कुछ हमें बताने की कोशिश पहले भी करी है, हमारे बिहेवियर के बारे में, हमारे मेंटल प्रोसेस के बारे में, हमारे एक्सपीरियंसेस के बारे में। बट ऑब्जेक्टिवली साइंटिफिकली उस चीज को मान्यता नहीं दी गई थी। इसीलिए हम बस ये कहते हैं, और ये एबिंगस ने भी कहा है 1908 में, जैसे कि आपको दिख रहा है, कि साइकोलॉजी हैज अ लॉन्ग पास्ट बट इट्स रियल हिस्ट्री इज एक्चुअली शॉर्ट। तो इसकी जो रूट्स है वो मानी जाती हैं ग्रेट फिलोसफर्स जो हमारे हुए हैं उनके वर्क्स में भी, जैसे कि प्लेटो, जैसे कि एरिस्टोटल, जैसे कि सोक्रेटिस। इनके कामों में भी हमें साइकोलॉजी की झलक दिखती थी, जिसको हम कहते हैं प्री साइंटिफिक साइकोलॉजी। कि उस टाइम पर साइंटिफिकली वो चीजें प्रूवन नहीं थी, बट स्टिल वहां से भी, मतलब वहां तक भी साइकोलॉजी थी। वहां से उसकी रूट्स को हम मानते हैं कि उधर तक इसका लिंक है। जैसे कि प्लेटो ने कुछ हमें बातें बताई हमारे बिहेवियर के बारे में, एरिस्टोटल ने बताई, सोक्रेटिस ने बताई, तो वो भी हम प्री साइंटिफिक एरा ऑफ साइकोलॉजी उसको कंसीडर करते हैं। अब इसकी एक्चुअल हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो स्टार्ट होती है, जो साइंटिफिक हिस्ट्री है, मतलब जो रिटन में हमारे पास अवेलेबल है, जहां से हमने हिस्ट्री को पढ़ना चालू करना है, वो है 1879 का टाइम पीरियड, जब लिप्जिग जर्मनी में, लिप्जिग एक जगह है जर्मनी में, वहां पर विल्हेम वुंट ने एक लैब एस्टेब्लिश करी थी साइकोलॉजी की। तो ये सबसे बड़ा एक एस्टेब्लिशमेंट था साइकोलॉजी फील्ड में। साइकोलॉजी की पहली लेबोरेटरी एस्टेब्लिश हुई थी और यहीं से बेसिकली हम साइकोलॉजी की हिस्ट्री को एक्चुअली में समझना स्टार्ट करते हैं। लिप्जिग जर्मनी में 1879 का टाइम था। विलियम वुंट उस पर्सन का, उस फिजियोलॉजिस्ट का नाम था जिन्होंने साइकोलॉजी की फर्स्ट लेबोरेटरी स्टार्ट करी। बहुत सारे स्कूल्स अब उसके बाद धीरे धीरे साइकोलॉजी में एमर्ज होने चालू हुए, जिन्होंने उसकी सारी ओवरऑल हिस्ट्री में बहुत अपने अपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं, अलग अलग स्कूल ने। नाउ स्कूल का यहां पर मतलब वो स्कूल नहीं है जहां पर हम अभी होके निकले हैं। तो स्कूल है आपका, आप कह सकते हो आइडियोलॉजी। यहां पर हम साइकोलॉजी में जब स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं आइडियोलॉजीज ऑफ साइकोलॉजी। कितने तरीके की आइडियोलॉजीज थी, कितने तरीके के सिस्टम्स थे बेसिकली साइकोलॉजी में। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप कहो कि एक तरीका होता है कंट्री को रूल करने का, मोनार्की, और एक होता है डेमोक्रेसी, राइट? तो ऐसे ही हम साइकोलॉजी को पढ़ने की, साइकोलॉजी को समझने की आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं कि कैसे इसे देखना चाहिए। वो कुछ लोगों के अलग अलग अपनी मान्यताएं हैं, कुछ अपनी आइडियोलॉजीज हैं, उनको हम नाम देते हैं स्कूल्स या फिर सिस्टम्स इन साइकोलॉजी। तो सबसे पहला जो स्कूल स्टार्ट हुआ, मतलब जो सिस्टम, जो एक अप्रोच या जो नजरिया साइकोलॉजी को देखने का था, जो आइडियोलॉजी थी, वो 1879 लिप्जिग जर्मनी में विलियम वुंट के द्वारा स्टार्ट करी गई थी। उसका नाम था स्ट्रक्चरलिज्म। अब विलियम वुंट और एडवर्ड डी टिचनर, ये दो नाम है यहां पर। ये टिचनर इनके स्टूडेंट ही थे विलियम वुंट के। तो इन दोनों की ही कंट्रीब्यूशन है जिसने स्ट्रक्चरलिज्म को बनाया। अब जब कोई सबसे पहले किसी काम को करता है, सबसे पहला इंसान जो है, तो वो कुछ नेमिंग वगैरह पर फोकस नहीं करता। उसने सिर्फ काम किया, उसने सिर्फ समझने की कोशिश करी कि भाई साइकोलॉजी क्या है, मतलब हमारा माइंड को उसने समझने की कोशिश करी थी विलियम वुंट ने। इसको नाम दिया स्ट्रक्चरलिज्म उसके स्टूडेंट टिचनर ने कुछ साल बाद।
सो बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म सबसे पहला स्कूल है जो कि हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब क्या होता है, मतलब बेसिकली विलियम वुंड और टिश्नर ने किया क्या। तो विलियम वुंड और टिश्नर इन दोनों ने मिलकर यह समझने की कोशिश करी कि हमारा माइंड क्या है। फोकस ऑन माई वर्ड्स, हमारा माइंड क्या है, व्हाट इज आवर माइंड। सो इनका मानना यह था कि साइकोलॉजी मतलब जो फील्ड है, जो स्टडी है, इसे इस क्वेश्चन के जवाब को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए कि व्हाट इज माइंड। हम माइंड को समझें कि क्या है माइंड। इसको कैसे समझना था, इसको समझने के लिए जो मेथड उन्होंने इस्तेमाल किया उसका नाम था इंट्रोस्पेक्शन। So basically they were trying to understand what is mind through the method of introspection. Introspection का मतलब फॉर एग्जाम्पल वो किसी इंसान को पूछते थे, मान लो उसने विलियम वुड ने किसी इंसान को एक पत्थर पकड़ाया उसके हाथ में कि भाई ये पत्थर को अपने हाथ में पकड़ और अब जो भी कुछ थॉट तेरे मन में आ रहे हैं वो मुझे बता। इस तरीके से वो इंट्रोस्पेक्ट करते थे, क्योंकि किसी और के माइंड को तो आप नहीं समझ सकते हो बट अपने माइंड को आप समझ सकते हैं। तो जो भी उस पत्थर को पकड़ के आपके मन में थॉट आ रहे हैं, जो भी कुछ सेंसेशन आपको उससे फील हो रही है कि लेट से ये पत्थर भारी है, ये पत्थर सॉलिड फॉर्म का है, मतलब जो भी आपको थॉट आ रहे हैं वो सब कुछ बस आपने बताने हैं। ये सब, या फिर पत्थर मतलब ये कुछ हार्ड चीज है, या आपने पानी की बात करी, उसको पानी टच करवाया, ब्लू कलर की आपने बात करी तो ब्लू काम होता है, ब्लू कलर पीस को सिंबलाइज करता है। कुछ इस तरीके के जो थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं ये सब कुछ आप बताओगे। इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया इंट्रोस्पेक्शन। तो कुछ इस तरीके से इस ऐसी कुछ प्रोसेस के थ्रू वो माइंड के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे थे कि माइंड चीज क्या है। ये सब हो रहा था हिस्ट्री में सबसे पहले, मतलब साइकोलॉजी के अंदर कुछ इस तरीके से साइकोलॉजी स्टार्ट की। इसके बाद विलियम जेम्स एक इंसान उभर कर आते हैं हमारे सामने, मतलब हिस्ट्री में जब ये सब बहस चल रही थी तो विलियम जेम्स ने कहा कि भाई साइकोलॉजी को स्ट्रक्चर को नहीं समझना चाहिए माइंड के, साइकोलॉजी को समझना चाहिए माइंड के फंक्शन को। और मतलब सिर्फ इंसानों का ही नहीं, ह्यूमंस और एनिमल सबको ही समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनके फंक्शन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बेसिकली इनका कहना यह था कि हम जो भी कुछ अपने लाइफ में करते हैं, हम खेल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, या कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, तो उन सब कामों में हमारा माइंड कैसे काम कर रहा है, क्या क्या फंक्शंस वो प्ले करता है, क्या क्या फंक्शंस वो निभाता है, इनको समझने की कोशिश करनी चाहिए, ये माना था विलियम जेम्स ने। इसीलिए इनके स्कूल को, मतलब कि इनकी आइडियोलॉजी को नाम दिया गया फंक्शनलिज्म। Attempts to understand why animal and humans have developed their particular psychological aspects that they currently possesses। मतलब कि उनका जो अभी पर्टिकुलर करंट साइकोलॉजिकल वो एस्पेक्ट्स हैं, मतलब जिस भी तरीके से उनकी साइकोलॉजी अभी है, वो जैसे उनका माइंड काम करता है, जिस तरीके से वो सोचते हैं, वो ऐसा क्यों सोचते हैं, कैसे वो ये सोच पाते हैं, कैसे हम रीजन कर पाते हैं, कैसे हम जजमेंट कर पाते हैं, इन सब चीजों पर फोकस करना चाहिए साइकोलॉजी को, ये माना था विलियम जेम्स ने। उसके बाद अब जब ये सब चल रहा था, जब विलियम जेम्स भी फिजियोलॉजिस्ट थे और विलियम वुंड भी फिजियोलॉजिस्ट ही थे, तो अभी तक सारे फिजियोलॉजिस्ट अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे साइकोलॉजी में। फिर अब सामने निकल कर आया एक इंसान जिसका नाम था सिगमंड फ्रॉइड। तो सिगमंड फ्रॉइड का नाम बहुत बड़ा है साइकोलॉजी में। उन्होंने बेसिकली फिर अब हमें ये पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश करी कि मेडिकल फील्ड के लोग किस तरीके से अब इसे देखने की कोशिश करते हैं। अभी तक सब फिजियोलॉजिस्ट थे, तो ये सबसे पहले न्यूरो सर्जन, न्यूरो साइंटिस्ट थे फ्रॉइड उस टाइम पर। वो सामने निकल कर आए, मतलब मेडिकल फील्ड से कोई इंसान निकल कर आया जिसने साइकोलॉजी पर बात करी, और सबसे बड़ा नाम आज की डेट में ये बन गए साइकोलॉजी फील्ड में। इन्होंने अपने काम से मतलब पूरा साइकोलॉजी की हिस्ट्री को हिलाकर रख दिया। आज अगर हम साइकोलॉजी की हिस्ट्री को बात करते हैं तो सिगमंड फ्रॉइड का जिक्र वहां पर होगा ही होगा। सिगमंड फ्रॉइड ने जो स्कूल दिया, मतलब जो आइडियोलॉजी दी, उसका नाम साइको डायनेमिक। नाउ इट फोकसेस ऑन द रोल ऑफ आवर अनकॉन्शियस थॉट्स, फीलिंग्स एंड मेमोरीज एंड आर अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस इन डिटरमाइनिंग आर बिहेवियर। मतलब कि सिगमंड फ्रॉइड ने
एक बात हमें कही कि कुछ हमारे अनकॉन्शियस, अब सबसे पहले तो उन्होंने माइंड को ही डिवाइड किया। इन्होंने कहा कि हमारे माइंड के 3 हिस्से हैं, एक हमारा कॉन्शियस माइंड है, एक हमारा सब कॉन्शियस माइंड है और एक हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। और इन्होंने कहा कि जो अनकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर हमारी बहुत पुरानी कुछ यादें हैं, कुछ हमारी डिजायर्स हैं जो कि अनफुलफिल्ड रह गए हैं, कुछ हमारे कन्फ्लिक्ट्स हैं, मेंटल कन्फ्लिक्ट जिसके बारे में आज हम अवेयर भी नहीं है, बचपन के कुछ कन्फ्लिक्ट, इवन इन्फेंसी, इवन हमारे चाइल्डहुड, उस टाइम के कुछ कन्फ्लिक्ट या कुछ मेमोरीज या कुछ डिजायर्स हमारे मन में रह चुके हैं। उनकी वजह से आज का हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। अगर वो अच्छे थे हमारे लिए तो आज बिहेवियर हम अच्छा नॉर्मल शो करेंगे, अगर उस टाइम पर कुछ दिक्कत हुई थी तो उसकी वजह से आज हम एब नॉर्मल बिहेवियर को शो कर सकते हैं। ये मानना था सिगमंड फ्रॉइड का। बेसिकली इतना ही इनका मेन क्रक्स था इनकी सारी स्टडी का। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि भाई साइकोलॉजी को इस चीज पर फोकस करना चाहिए। इसके बाद अब इसमें और भी कई सारे इनके साथी भाई बंधु थे, कार्ल यंग थे, एल्फ्रेड एडलर थे, एरिक एरिक्सन थे, इन्होंने भी मतलब इनके साथ इसमें काम किया है और इनका भी नाम माना जाता है। हालांकि कईयों ने किसी जगह पर फ्रूइड को क्रिटिसाइज भी किया है कि भाई नहीं, ये इसने सही काम नहीं कहा है, इसकी जगह ये होना चाहिए। स्टिल इसके नाम की वजह से, इसके साथ काम करने की वजह से ये कुछ लोग भी पॉपुलर हुए और इनकी भी कुछ स्टडीज साइको एनालिसिस के अंदर हम पढ़ते हैं। उसके बाद बिहेवियरिज्म हमारे सामने आया। अच्छा, अब एक और चीज हिस्ट्री में समझनी जरूरी है कि ये सब कुछ लाइन वाइज नहीं हो रहा है कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। अलग अलग जगह पर, भाई यूरोप में कुछ और हो रहा है, उधर अफ्रीका में कुछ और हो रहा है, लेट्स से। हालांकि अफ्रीका कंट्रीब्यूशन सबसे कम था, बट स्टिल अफ्रीकन भी एक पर्सन थे जो सबसे पहले जिन्होंने पीएचडी कंप्लीट करी थी साइकोलॉजी में। कुछ ऐसे भी मतलब है हिस्ट्री में इंस्टेंसेस। तो बेसिकली अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से साइकोलॉजी एमर्ज हो रही थी, धीरे धीरे एमर्ज हो रही थी। कहीं पर स्ट्रक्चरलिज्म में भी चल रहा है, कहीं पर ये फंक्शनलिज्म निकल कर आ गया तो अब ज्यादा डोमिनेंस उसकी हो गई, कहीं पर साइकोडायनेमिक अपना है, किधर बिहेवियरिज्म निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पर साइकोलॉजी एमर्ज हो रही थी धीरे धीरे, बट ये कुछ ब्रॉड आइडियोलॉजीज हिस्ट्री में सामने आई। सबसे पहली स्ट्रक्चरलिज्म थी। तो अब उसके बाद निकल कर आया बिहेवियरिज्म, एक पर्सपेक्टिव। बिहेवियरिज्म में सबसे बड़ा नाम है जे.बी. वाटसन, यानी कि जॉन बी वाटसन, और एक स्किनर इसके बाद आए। इन्होंने वाटसन के बाद ज्यादातर मतलब फील्ड में रहे और ज्यादा संभाला बिहेवियरिज्म को, बट सबसे पहले सबसे बड़ा नाम वाटसन। वाटसन ने सिंपल सी बात कही, उसने सबको क्रिटिसाइज किया एक एक करके। मतलब एक अकेले इंसान ने सबको सीधा लाइन से खड़ा किया कि भाई देख, साइकोडायनेमिक वाले तू भी गलत है, फंक्शनिज्म वाले तू भी गलत है, स्ट्रक्चरिज्म वाले तू भी गलत है, निकलो बेटा, आप लिमिट में रहो, आप नहीं समझ सकते हो माइंड को ऑब्जेक्टिवली। ये ऐसे ही कुछ इसने बोला, मतलब ये वर्डिंग नहीं थी, बट लगभग उसका मतलब यही था कि भाई साइकोलॉजिस्ट को अपने लिमिट में रहना चाहिए, माइंड के पीछे मत भागो, क्योंकि आप उसे नहीं स्टडी कर सकते ऑब्जेक्टिवली। आप ऑब्जेक्टिवली सिर्फ उस चीज को स्टडी कर सकते हो जिसे आप देख सकते हो। किसे देख सकते हो? बिहेवियर्स को देख सकते हो भाई। तो सिर्फ बिहेवियर्स को समझो, बिहेवियर की स्टडी करो। बिहेवियर के ही थ्रू हमें सब कुछ अपना अपना पता चल जाता है। जो भी कुछ साइकोलॉजी को समझना चाहिए, सिर्फ बिहेवियर पर अपना फोकस रखना चाहिए। तो ये बात कही बिहेवियरिज्म आइडियोलॉजी में जे.बी. वाटसन ने। इसमें इवान पेवलोव का भी जिक्र होता है। उन्होंने इस डॉग पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। डॉग के एक्सपेरिमेंट से ही, इवान पेवलोव के डॉग के एक्सपेरिमेंट से ही वाटसन को आइडिया आया कि ये जो कंडीशनिंग है, जो उसने क्लासिकल कंडीशनिंग बताई थी, वो भी एक बेस बन सकता है मेरे इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का, बिहेवियरिज्म का। फिर स्किनर ने भी इस पर काम किया और उस क्लासिकल कंडीशनिंग के वर्क को वो और आगे लेकर गए और वो ऑपरेंट कंडीशनिंग के साथ भी सामने आए। तो इन सब पर भी जिक्र करेंगे, बट फिलहाल के लिए बिहेवियरिज्म में यही था कि भाई बिहेवियर पर फोकस करो, उससे सब कुछ हमें समझ आ जाएगा। इसने सबको, बाकी सबको क्रिटिसाइज किया था। उसके बाद कॉग्निटिव साइकोलॉजी आई। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, बिहेवियरिज्म ने बिहेवियर पर फोकस किया, कॉग्निटिव ने फोकस किया कॉग्निशन पर, मेंटल प्रोसेस पर। तो जैसे कि एबिंगस की हमने डिफाइन भी पहले पढ़ी थी, तो वही है यहाँ पर हरमन एबिंगस। इन्होंने मतलब इनका आइडियोलॉजी कुछ ऐसी थी कि भाई आपने माइंड को समझना है, मतलब माइंड को इस तरीके से नहीं समझना कि क्या है, क्या फंक्शन है। इसने कहा मेंटल प्रोसेस को समझो, माइंड जिन कामों को करता है उन्हें समझो। थिंकिंग कैसे होती है, थॉट्स कैसे आते हैं, इररेशनल थॉट की वजह से क्या क्या हो सकता है। इसके अप्रोच पर बहुत सारी फिर आगे थेरेपीज भी बनी, जैसे कि एल्बर्ट एलिस की बहुत पॉपुलर थेरेपी है रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी। उसका भी बेस कॉग्निटिव अप्रोच पर ही है। मतलब वो मानता है कि भाई सारी अपनी दिक्कतें आपके कॉग्निशन की वजह से होती है, आपके इररेशनल थॉट की वजह से होती है। आपके इररेशनल थॉट को अगर हम ठीक कर देंगे
तो सब कुछ आपकी लाइफ में दिक्कतें ज्यादातर मतलब ठीक हो सकती हैं। सो कुछ इस तरीके की आइडियोलॉजी थी कॉग्निटिव की, द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग परसेप्शन, थिंकिंग, मेमोरी, जजमेंट, मतलब इन सब की स्टडी, इन सब पे स्टडीज वगैरह करी, इन सब पे रिसर्चेज वगैरह करी, इन सब पे थ्योरीज वगैरह दी कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने, इसका ये कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद सोशियो कल्चरल एक अप्रोच हमारे सामने आती है। सोशियो कल्चरल अप्रोच में जैसे फ्रिट्ज हेडर हो गए, या फिर लियोन प्रिस्टिंगर है, या फिर वाइगॉट्स्की का भी एक बहुत बड़ा नाम है जो सोशियो कल्चरल अप्रोच में आप पढ़ते हैं। तो ये सब कुछ साइकोलॉजिस्ट सोशल कल्चरल अप्रोच के अंदर इनके नाम आपने याद रखने हैं। इन्होंने ये बताया कि साइकोलॉजी को कुछ इस तरीके से समझना चाहिए एक इंसान को कि किस तरीके से उसके कल्चर और सोसाइटी उसे इन्फ्लुएंस करती है। मतलब आज हमारा बिहेवियर जैसा भी है, कहीं ना कहीं हमारी कल्चर और हमारी सोसाइटी की वजह से। आपने भी ये नोटिस जरूर किया होगा कि आप अपने दोस्तों के साथ कुछ और तरीके से बिहेव करते हो और अपनी फैमिली के साथ किसी और तरीके से बिहेव करते हो। तो बेसिकली कैसे हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है, सोसाइटी का उस पर क्या इन्फ्लुएंस है, कल्चरल फोर्सेस का, कल्चरल नॉर्म्स का क्या इन्फ्लुएंस है, ग्रुप्स का क्या इन्फ्लुएंस है, इस सब चीजों को समझने की कोशिश करती है कल्चरल साइकोलॉजी। इसके रिलेटेड सारी थ्योरीज जैसे बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट या फिर और भी जितनी भी थ्योरीज हैं, इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन जो हमें होती है, लोग हमें जज कर रहे हैं तो हमें नर्वसनेस होने लग जाती है वगैरह वगैरह, ये सब चीजें कंट्रीब्यूशन थी सोशियो कल्चरल अप्रोच का। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, मतलब इस तरीके से हिस्ट्री थी साइकोलॉजी की। स्ट्रक्चरलिज्म से हमने चालू किया और सोशियो कल्चरल तक हम पहुंचे हैं। कुछ इस तरीके की हिस्ट्री रही है हमारी साइकोलॉजी की। अगर हम बात करें कि आज क्या है करंट स्टेटस ऑफ साइकोलॉजी, इस हिस्ट्री को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें तो आज कौन कौन सी अप्रोचेस प्रैक्टिस में है, तो आज टोटल 7 अप्रोचेस प्रैक्टिस में आती हैं, मतलब इनका माना जाता है। स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म को आज ज्यादा भाव नहीं दिया जाता है, इसको इसलिए उनको बेसिकली अब हमने आज वाली करंट में इंक्लूड नहीं हम करते हैं। तो बेसिकली साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव को भी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। आगे फर्दर आपकी यूनिट्स में इन सबको डिटेल में भी समझाया गया है। तो अभी के लिए इस यूनिट के लिए जितना हमने समझा है वो दैट्स मोर देन इनफ, आगे और भी समझेंगे इनके बारे में। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव हमने नहीं समझा है तो इसको अभी हम समझेंगे आगे। बायो साइको सोशल पर्सपेक्टिव को भी मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा डिटेल में, और एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव भी। बाकी कॉग्निटिव भी हम समझ चुके हैं और सोशियो कल्चरल भी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। इसके लिए आप ये रीड कर सकते हैं, आपको और थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी साइकोडायनेमिक के बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप रीड कर लेना। बिहेवियरल के लिए ये कुछ पॉइंट है, इसको आप रीड कर सकते हैं। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव की अब हम बात करते हैं। तो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव बेसिकली 2 नाम सबसे बड़े इसमें याद रखने आपने। एक अब्राहम मैस्लो जिन्होंने ट्रायंगल हायरार्की ऑफ नीड्स का ट्रायंगल दिया था, आपको इनका नाम पता होगा। उसके बाद कार्ल रॉजर्स, ये 2 बहुत बड़े नाम है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। अब ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो ह्यूमन बिहेवियर को समझता है कुछ इस तरीके से कि भाई हम अपने आप में कंप्लीट है। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव को समझने के लिए कार्ल रॉजर्स का एक बहुत अच्छा कोट है जो आपको सुनना चाहिए, मैं उसे कोशिश करूंगा स्क्रीन पर भी आपके सामने आए। तो इन्होंने कुछ इस तरीके की बात कही थी, मुझे एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड तो नहीं याद, बट उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि भाई जब मैं सूरज को देखता हूं तो मैं उसे बस आश्चर्यचकित होकर, ये हिंदी का एक जो शब्द होता है, मतलब कि बस बस मैं खो जाता हूं उसमें, उसकी ब्यूटी में। मैं उसे देखता हूं, बस उसे ऑब्जर्व करता हूं एज इट इज, जैसा वो है। मैं उसे ये नहीं कहता कि तू यहां से थोड़ा कम डार्क है भाई, यहाँ मतलब थोड़ा कम ब्राइट है, यहां से थोड़ा ज्यादा ब्राइट हो जा, इधर से तू थोड़ा मतलब सर्कल तेरा ठीक नहीं है यार, पूरी तरीके से गोल नहीं है, ये है वो है, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। मैं उसे सिर्फ देखता हूं और उसे एंजॉय करता हूं, उसकी ब्यूटी को। कुछ इस तरीके की सोच थी कार्ल रॉजर्स की। मतलब वो क्या कहना चाहते थे कि एक इंसान भी ऐसा ही नेचर के जैसा है, वो कंप्लीट है अपने आप में, वो अपने आप में बिल्कुल पूरा है, उसको जैसा है वैसा रहने दो। तो हम लोग अपने आप में कंप्लीट है, हमें बस अपना वो फुलेस्ट पोटेंशियल जानना है, हमें सेल्फ एक्चुअलाइज होना है, अपना फुलेस्ट पोटेंशियल जानना है। अगर हमने उसे जान लिया तो हम अच्छी लाइफ जिएंगे और हम मतलब देन सही तरीके से काम करेंगे, डेवलप होंगे। इसको थर्ड फोर्स कहा जाता है साइकोलॉजी में, इस पर्सपेक्टिव को। क्यों? क्योंकि 1990s तक अगर आप देखोगे तो साइकोडायनेमिक और बिहेवियरिज्म, बस यही 2 चल रहे थे आफ्टर स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म। मतलब प्रैक्टिस में मेनली यही 2 आ गए थे, इनका सबसे बड़ा नाम हो गया था। तो या कोई इसको मानता था या कोई इसको मानता था, बट उसके बाद एक नया पर्सपेक्टिव निकल के आया जिसको हमने थर्ड फोर्स कहा, वो था ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव।
इसमें इन दोनों के काम का बहुत जिक्र हुआ। इन्होंने, कार्ल रॉजर्स ने फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट दिया, अब्राहम मैस्लो ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जिक्र करी, हायरार्की ऑफ नीड्स की इन्होंने बात करी, किस तरीके से हमें नीड होती है। तो ये सब कुछ इसके अंदर बेसिकली आता है। और उन्होंने ह्यूमन पोटेंशियल पर फोकस किया था कि भाई हम लोगों के अंदर इनर एक पोटेंशियल है जो सब में है, उसको हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद बायोसाइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एक हमारे सामने आता है। बायोसाइकोलॉजिकल, जैसे थोड़ा सा इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ये था कि बायोलॉजी और साइकोलॉजी का रिलेशन, किस तरीके से हमारी बायोलॉजी हमारी साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करती है, इसको समझने की कोशिश करना। बायोसाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। बेसिकली जो आपका अगला पूरा चैप्टर का एक सेक्शन है बहुत बड़ा, जो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे इस यूनिट की, उसमें हम यही जिक्र करेंगे बायोसाइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का पूरा, कि बायोलॉजी की वजह से क्या क्या बिहेवियर और क्या क्या मेंटल प्रोसेस हमारे अंदर आती हैं, किन हॉर्मोन्स की वजह से क्या होता है, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ते हैं। इन दिस पर्सपेक्टिव बिहेवियर इज सीन एज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इवेंट्स इन आवर बॉडी। हम बाकी सब में क्या पढ़ रहे थे, फ्रॉइड ने क्या बोला कि पास्ट में कुछ हुआ है जी, उस वजह से आज आप ऐसा बिहेव कर रहे हो। बिहेवियरिस्ट वालों ने क्या बोला, बिहेवियरिस्ट वालों ने कि भाई हमने कुछ सीखा है, इस वजह से ऐसा बिहेव कर रहे हो। ये क्या कह रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर कुछ हो रहा है, कोई हार्मोन निकल के आ रहा है, किसी ग्लैंड ने कुछ हार्मोन सीक्रेट किया है, उसकी वजह से आप ऐसा बिहेव कर रहे हो, या फिर कोई न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी वजह से ऐसा बिहेव कर रहे हो, एंड सो ऑन। तो ये मानना था बायोसाइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का, और ये आज भी प्रैक्टिस में, तभी हम इसे मॉडर्न के अंदर पढ़ रहे हैं। इसके बाद कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ऑलरेडी हमने बात कर ली है, कॉग्निशन पर फोकस इसका, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव भी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है, आप इसे पढ़ लेंगे आपको समझ आ जाएगा। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव एक अभी हाल ही का, मतलब बहुत मॉडर्न और बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव माना जाता है। ये बिहेवियर्स को इस तरीके से समझने की कोशिश करता है, बेसिकली इंसानों को, हमारे कुछ ऐसे बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को जो कि यूनिवर्सल है। इट फोकसेस ऑन बायोलॉजिकल बेसिस, बायोलॉजिकल पर ही उसका बेसिस होता है, बट बायोलॉजिकल बेसिस फॉर यूनिवर्सल मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, या फिर जो हर ह्यूमन शेयर करता है। जैसा मैंने आपको बताया, बिटर टेस्ट से दूर भागना, बुरा स्वाद किसी को अच्छा नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, कोई तो कारण होगा, वो कारण को समझने में ये लोग इंटरेस्टेड होते हैं। इन दिस पर्सपेक्टिव माइंड इज सीन एज सेट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मैकेनिज्म डिजाइंड बाय द सेम प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बाय डार्विन। डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी आपको पता होगी, राइट? मतलब जो उसने कहा कि भाई जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो सर्वाइव कर जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरली एनवायरमेंट जो है वो पिक कर लेता है कि भाई तू जिंदा रहेगा, तू जिंदा नहीं रहेगा। कुछ ऐसे ही इस पर बेस था इनका ये आइडियोलॉजी, इससे बहुत प्रभावित थे ये सारे ही साइकोलॉजी जो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में आते हैं डार्विन के वर्क से। तो इन्होंने कुछ इस तरीके से हमारे माइंड को डिफाइन करने की कोशिश करी है, और यूनिवर्सल होने पर फोकस करा है कि भाई कुछ चीजें हैं जो सब में कॉमन है, सब में सेम है। सांप का डर, बहुत ऊंची हाइट का डर, बहुत गहरे कहीं समुद्र में जंप लगाने उसका हमें डर, कोई भी इंसान बुरा टेस्ट नहीं महसूस करना चाहता है। इन सब चीजों का जिक्र एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ने किया है। देन इनकी रिसर्च के टॉपिक क्या रहते हैं, जैसे कि भाई ह्यूमंस में आपस में क्या रिलेशन किस तरीके के होते हैं, जैसे कि मेन, ज्यादातर मेन कैसे बिहेव करते हैं, ज्यादातर वुमेन कैसे बिहेव करती है, मतलब ब्रॉड क्लस्टर्स की ये बात करते हैं कि यूनिवर्सली हम बात कर रहे हैं, क्रॉस कल्चर बात कर रहे हैं कि लड़कियां कैसे बिहेव करती हैं, ज्यादा लड़कियों की किस तरीके की ज्यादा मेंटल प्रोसेस रहती है, लड़कों की किस तरीके की मेंटल प्रोसेस ज्यादा रहती हैं। तो कुछ इस तरीके का फोकस बेसिकली रहता है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव का, साइकोलॉजी को देखने का कुछ ऐसा नजरिया इनका है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक अब हमारा रह गया है इस पर्टिकुलर पार्ट की वीडियो के लिए, जो कि है साइकोलॉजी इन इंडिया। इसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में कैसे कैसे साइकोलॉजी डेवलप हुई है। तो इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है, राइट? तो हमने कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है यार, मैंने आपको समझानी है चीजें, ये याद करने वाला पार्ट है, कुछ भी इसमें समझना नहीं है। तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन हमने डिजाइन कर दी है, जो जरूरी है आपके लिए वो यहाँ पर हमने लिख दिया है। इसको आप रीड कर लेना, सब कुछ आपको इजीली इसमें समझ आ जाएगा। एक शॉर्ट ब्रीफ में आपको इसका दे देता हूँ। तो बेसिकली कोलकाता में सबसे पहले ये आई थी साइकोलॉजी इंडिया में, और इसमें सर आशुतोष मुखर्जी एक बहुत बड़ा नाम है, इनकी ही सुपरविजन के अंदर, इनके इनिशिएटिव की वजह से ही फिलॉसफी के साथ, मतलब एक सब सब्जेक्ट इन्होंने साइकोलॉजी को स्टार्ट किया था, फिलॉसफी के अंदर इन्होंने इसे स्टार्ट किया था।
ये वाइस चांसलर थे कोलकाता यूनिवर्सिटी के। तो अपनी यूनिवर्सिटी में इन्होंने सबसे पहले बेसिकली फिलॉसफी सब्जेक्ट के अंदर एक सब सब्जेक्ट और सब पार्ट, एक टॉपिक के तौर पर बेसिकली साइकोलॉजी को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। एक सब सब्जेक्ट के तौर पर आप समझ सकते हैं। अपने फिलॉसफी डिपार्टमेंट में इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद धीरे धीरे इसकी जो इंपॉर्टेंस है साइकोलॉजी की इंडिया में बढ़ती गई, अलग अलग काम होते गए, जो कि आपको यहाँ पर बताया गया है। बट सबसे पहला, सबसे जरूरी है वो यही है कि in India, first Indian psychological laboratory was established in University of Kolkata in 1916। जैसे कि लिप्जिग जर्मनी में सबसे पहले लेबोरेटरी बनी थी, ऑल ओवर मतलब हिस्ट्री में सबसे पहली लेबोरेटरी साइकोलॉजी की बनी थी लिप्जिग जर्मनी में। इंडिया में 1916 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर ये एस्टेब्लिश हुई थी इंडियन साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी। इसके बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने इस पर इसकी हेल्प करी, जैसे एनसीईआरटी, यूजीसी वगैरह साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में मतलब इसके अंदर के वर्क्स में, इसकी रिसर्चेज में इन्होंने हेल्प करी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने। ये कुछ फिर रिसर्चेज हैं जो सर्वे रिसर्चेज हुई हैं इस साइकोलॉजी फील्ड के अंदर इंडिया में, वो किसके द्वारा हुई, कब कब हुई, वो सारी डिटेल यहाँ पर लिखी है। आप इसे पढ़ सकते हैं, इसको याद करना आपके लिए जरूरी है। तो ये कुछ कुछ मेन इसमें से आप याद कर सकते हैं। मतलब जितना पार्ट हमने यहाँ पर मेंशन किया है, ये बहुत जरूरी पार्ट ही मेंशन किया है, तो इस सबको याद करना आपके लिए जरूरी है। तो इसको आप देख सकते हैं, इसे आप याद कर सकते हैं। ये अगेन फिर अब कुछ मतलब हम ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो भी आपके सामने है, कब कब बनी और कब कब क्या क्या मतलब इनका रोल है, क्या क्या इनकी फुल फॉर्म है। तो ये सब कुछ आप रीड कर सकते हैं। इसी के साथ हमने अपनी यूनिट 1 का पहला हिस्सा, पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। बाकी का जो टॉपिक है हमारा, जो है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसको समझने की कोशिश करेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। सो बेसिकली इस पार्ट में हमने ये सारे टॉपिक्स को अभी कवर कर लिया है। नेचर ऑफ साइकोलॉजी समझ लिया, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी समझ लिया, हिस्ट्री से समझ ली साइकोलॉजी की, करंट साइकोलॉजी की क्या हमारा यहाँ पर स्टेटस है उसे समझ लिया, और इंडिया में साइकोलॉजी कैसे आई वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी, उसे आपने याद करना है। ये टॉपिक हम समझ चुके हैं। आई होप सब कुछ आपको यहां तक क्लियर होगा। पार्ट 2 में अब हम इस टॉपिक को जिक्र करेंगे, जल्दी ही वो वीडियो भी आपके लिए आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, उसके अंदर लिंक होगा अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हो तो, या फिर एटलीस्ट डेट मेंशन होगी कि कब अगली वीडियो आने वाली है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा और आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। शेयर जरूर कर देना बाकी साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के साथ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।